मून टीवी के पॉडकास्ट दिल से मैं आपका स्वागत है। मेरी हम उम्र और 50 वर्ष आयु से ऊपर जो दर्शक देख रहे हैं हमें, उन्होंने नया दिन नई रात पिक्चर देखी सुनी होगी। उस समय के सुपरस्टार संजीव कुमार ने उस फिल्म में 9 किरदार किए थे। आज हम उस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो अभी तक के अपने जीवन सफर में 10 किरदार बखूबी निभा चुका है। शुरुआत हुई यूपी पुलिस के कड़क दरोगा से, आगरा कॉलेज का धीर गंभीर प्रोफेसर, यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष, सांसद जलेसर, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर विधायक, प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, सांसद और अब इस समय भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। बखूबी आप पहचान गए होंगे। तो सर, सबसे पहले आपको किस से संबोधन करूं, किस नाम से? डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सांसद जी, अध्यक्ष जी या फिर मंत्री जी? मुझे बताएगा कि मून टीवी का ये पहला पॉडकास्ट है जिसका फीता भी मैंने काटा है और पहला साक्षात्कार भी मैं दे रहा हूं। तो मैं सबसे पहले राजीव दीक्षित जी को, राहुल पालीवाल जी को, उमेश शर्मा जी को और मून की पूरी टीम को, उसके डायरेक्टर्स, मालिकान, टेक्नीशियंस, फोटोग्राफर्स, लाइटमैन, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मून केवल आगरा तक सीमित ना रहे बल्कि देश दुनिया में नाम रोशन हो। यूनिफॉर्म का सर शौक होता है, आप कोई भी युवा हो उसे यूनिफॉर्म, चाहे वो पुलिस की हो चाहे आर्मी की हो। पुलिस सेवा से एकदम आपने त्याग पत्र देके जो राजनीति में प्रवेश किया, वो एकाएक था या फिर सोचा समझा निर्णय था? नहीं, एकाएक नहीं था। छात्र राजनीति में मैं चुनाव लड़ता था और मेरे ख्याल से पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था। तो मॉनिटर रहा करता था, फिर डिग्री कॉलेज के इलेक्शंस लड़ा, जीता भी हारा भी। तो एक पॉलिटिकल वायरस तो थे, बना उसके लिए था, लेकिन बीच में जीवन यापन के लिए या थोड़ा ग्लैमरस है पुलिस और नॉन ग्लैमरस लाइफ में नहीं जी सकता था। ऐसा या मैं यहाँ नहीं होता तो फिल्मों में होता। फिल्म, पॉलिटिक्स और पुलिस और क्रिकेट, इन 4 चीज में ग्लैमर है और नॉन ग्लैमरस लाइफ में मुझे मतलब शुरू से रुझान अच्छा नहीं आपका था। ग्लैमरस। तो पुलिस की वर्किंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी जो दूसरी चीजें हैं, दुनिया रिश्वत के लिए प्रताड़ित करती है, वो करती है। और मुझसे जब कोई इसकी बात करता था तो मुझे शर्म आती थी। तो मुझे लगा कि हो नहीं पाएगी। और जिस तरीके से हम नौकरी कर रहे थे उसमें सस्पेंशन, टर्मिनेशन, रिमूवल के अलावा ज्यादा एंड दिखाई नहीं पड़ा। कितने साल नौकरी कर पाए होंगे? 10 साल। अरे वाह! यदि आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के यदि आप सिक्योरिटी में ना होते तो आप क्या आज जिस मुकाम पे हैं वो वैसा अवसर मिल पाता? नहीं मिल पाता। उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँ, उन्हीं के एश्योरेंस पर। जैसे मैंने एमएससी की, लॉ पीएचडी तो मैंने की, उच्च शिक्षा सेवा आयोग का विज्ञापन निकला, संयोग से मेरी उस पर निगाह पड़ गई, मैंने फॉर्म भर दिया, साक्षात्कार हुआ तो सिलेक्शन भी हो गया। और उस समय जब छोड़ा है, उस समय सरकार जा चुकी थी। मुलायम सिंह जी एक्स सीएम थे तो भी उन्होंने मुझे रखा था, बाकी लोगों को तो अगर उनका संरक्षण नहीं होता तो मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करता। तो हम ये माने कि मुलायम सिंह आपके राजनीतिक गुरु रहे? निश्चित तौर से। लॉन्च तो उन्होंने किया, टेक ऑफ ढंग का टेक ऑफ मोदी जी ने कराया। और विचार किससे प्रभावित हुए आप सबसे ज्यादा, मुलायम सिंह, मोदी जी या अमित शाह? देखिए, कोई एक व्यक्ति जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ऐसा एक व्यक्ति में सब गुण तो होते नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि सभी लोगों से अच्छी अच्छी चीज लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में आने के पीछे मुलायम सिंह जी का सहयोग, संरक्षण रहा। बाद में किन्हीं कानाफूसी करने से, चुगली चपाटी करने से, बहुत महान आदमी थे लेकिन कान के कच्चे थे थोड़े। और वो जिसको भी मौका मिलता है कमान से, या तो अपनी तारीफ करता है या अपने दुश्मन, संभावित प्रतिद्वंदी को निपटाने का प्रयास करता है। बिल्कुल। मुलायम सिंह जी से
फील्ड वर्क सीखा है, क्योंकि उनके साथ रहा। वो 5 दिन कभी एक जगह रुकते नहीं थे। मायावती जी के कुछ क्विक निर्णय होते थे और कठोर, और ब्यूरोक्रेसी पे सवारी, ये अच्छा लगता था उनसे। और जो मोदी जी का है वो बहुत विजनरी लीडर है। वो देश काल परिस्थितियों को देखते हुए 50 साल पहले पैदा हुए। तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, राष्ट्र हित राष्ट्र हित राष्ट्र हित, राष्ट्र निर्माण राष्ट्र निर्माण राष्ट्र निर्माण। 2047 में वो भारत को एक विकसित राष्ट्र, सुपर पावर, विश्व गुरु, नंबर 1 इकोनॉमी, ये कभी विजन किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया था। तो आप जितना धरती से जुड़ा हुआ, चूंकि मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र कहा गया, जितना जुड़ा मुलायम सिंह उतना ही आप मानते हैं मोदी जी भी उतना ही जुड़ाव रखते हैं माटी से, मिट्टी हाँ, से? पूरा उनका प्रचारक के रूप में जो उन्होंने 50 साल सीएम बनने से पहले गुजरात के जो गुजारे हैं, तो भारत के डीएनए को जानते हैं और अलग अलग राज्यों में प्रचारक रहे हैं। और प्रचारक को आप ऐसी मान लो कि जैसे कोई साधु संत भिक्षु, तो देश के लिए, भारत माता के लिए, पार्टी के लिए, और कोई ईगो नहीं होती है, एटीट्यूड नहीं होता है, जोड़ने का काम होता है, प्रचार प्रसार होता है, वो पोलाइटनेस से ही होता है। रोज खाना, वस्त्र भी दिए हुए पहनना, खाना भी जहाँ कार्यकर्ताओं ने या किसी ने खिला दिया, उसका कोई समय नहीं होता। तो भारत को वो ठीक से गांधी को भी भारत जानने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा था। तो क्या लगता है मुलायम सिंह जी से मोह भंग जो हुआ आपका, वो सिर्फ कानाफूसी वजह रही है? आपको लगा कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में पार्टी जा रही है? या देखिए, कहीं ना कहीं अपना भी स्वार्थ होता है, जिसको मैं ही स्वीकार कर रहा हूँ, कोई करेगा नहीं। बाकी तो कहेंगे रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम से भटक गई थी पार्टी। पहली टिकट काट दी उन्होंने 96 में, और देते टिकट काट देना चाहिए, लेकिन उससे अच्छे को देना चाहिए। जैसे हम 20 हैं तो 21 को दो, 22 को दो, 23 को दो, या 20 को दो, या 19 चलेगा, 18 चलेगा, लेकिन 2, 1 या माइनस वाले को तो नहीं देना चाहिए। तो जो 96 में इस लाइक हम नहीं समझे गए कि टिकट दो, 98 में वो टिकट घर आई 16 महीने बाद। तो सच्चाई क्या होती है, परेशान होती है, परास्त नहीं होती। पुलिस एक गोद में लिया हुआ बच्चा था। पॉलिटिक्स एक गर्व का भ्रूण भी नहीं है अभी। यदि आप बेईमान है पुलिस में, जिससे बच कम पाए हैं लोग, और वो वाला खून मुंह में लग जाए, या वो पर्क्स को आप एंजॉय करने लगे, तो भाई बहुत पैसा है। जुए से, सट्टे से, शराब से, मैं कह सकता हूँ इस बात को बेईमान लोगों के लिए, जुए से, सट्टे से, शराब से, फाइनल रिपोर्ट से, चार्जशीट से, बंदूक के लाइसेंस से, जमानत लेने के, जमानत न लेने के, और धारा 324 धारा काटने के, धारा जोड़ने के, नाम निकालने के, नाम ना निकालने के, हर चीज के पैसे हैं। पैसा ही पैसा है। यदि आप बेईमान है, उसे कोई छोड़ दे, इसका मतलब वो उसमें लिप्त नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कि छोड़ के नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीआरएस लिया, बाद में पछता रहे। तो वो एक खिलता खाता, फलता फूलता, और विद प्रमोशन, बेईमान है तो विद रिश्वत, और 60 साल की गारंटी। कितने लोग हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ द सर्विस, गिनती वाली है बहुत। और अपराध तो रोज हो जाते हैं कोई ना कोई, तो वो उतना खतरा नहीं है वहां। तो क्या माने कि उसी को लेट मी कंप्लीट जी, और उसको कोई छोड़ दे तो वो साधारण आदमी है, फिर क्या कहे, हाँ पॉलिटिक्स करेंगे। तो माफ करना, मैं पुलिस में रह के राजनीति नहीं कर सकता था, तो आई हैव टू रिजाइन। चलो, आगरा कॉलेज में आपको रिजाइन नहीं करता है, ये हमारे एडिट कॉलेज है। मैं प्राइमरी का टीचर होता तो रिजाइन करना पड़ता। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का होता तो रिजाइन करना पड़ता, क्योंकि एडिट कॉलेज है। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में कोई है, आरबीएस में, सेंट जॉन्स में, आदि आदि आदि, तो हमको लियन रखते हैं, हम रिजाइन हमें नहीं करना पड़ता। तो एक जॉब गारंटी हो गई, सफल हुए तो ठीक, नहीं तो, लेकिन फिर भी मैं चौक घिसने नहीं आया था। मैं आज ऑनेस्टली स्वीकार कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स के लिए आया था। लेकिन इसी आगरा में हजारों हजार लोग होंगे जो कलफदार कुर्ता सुबह पहनते हैं, और कभी कहो पार्षद का भी टिकट ना मिला हो। इसके पीछे ये नहीं कि वो अयोग्य थे,
मौका नहीं मिला। मौका नहीं। तो मैंने कितनी बड़ी रिस्क ली कि पुलिस छोड़ के, अच्छा एक हिसाब से ठीक था, पुलिस छोड़ी लेक्चरर हो गया, उतना ही उससे अच्छा स्किल मिल रहा था, लेकिन आया तो इस काम के लिए नहीं था। अगर मैं राजनीति में सफल नहीं होता तो मेरे बैचमेट कहते हैं हाँ गुरु क्या हुआ, तो कभी मैं कहता यार वो गठबंधन में सीट चली गई, टिकट नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया, एन मौके पे पहली सूची में था, जो रोज मैं सुनता हूँ, और आखिरी मौके पे कट गई। तो ऐसे करके मैं अपनी झेप मिटाया करता। आज संयोग से 5 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 विधानसभा हो गई है, तो मुझे लगता है मेरा निर्णय ठीक है। राजनीति में रहते हुए, मंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, आज तक आपके बारे में ना कोई रूमर सुनाई दिया है भ्रष्टाचार का, और जो 3W अमूमन जो राजनीति में बहुत देखा है और जाता सुना जाता है, उन कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा वाक्य ने सुनाई दिया, वो क्या आपका करिश्मा रहा? एक तो पहली बात यह है कि अब आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, छवि ठीक रखनी पड़ेगी। पेठा लाना, लोग कहते हैं तो तुरंत कहते हैं कि पंछी का लेके आना। आपके यहाँ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पत्रकारिता में बहुत कंपटीशन है। तो मुझे मैं बेहद अपनी छवि से प्यार करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, 11 साल से लुटियन जोन में रह रहे हैं। लुटियन जोन एक काजल की कोठरी है, वहां तो क्या ऑफर आते होंगे एक एक सिग्नेचर के, ट्राई करते होंगे लोग, लेकिन फेल हो गए। तो काजल की कोठरी में एक रह के एक दाग उस व्यक्ति के चेहरे पर, चरित्र पर और कपड़े पर नहीं है। ऐसा व्यक्ति फकीर होता है, नेता तो नहीं कर पाता है। तभी उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, ये कश्ती भी टूटी ये कैसा सफर है। और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। अब ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई कि आगरा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार ने ये मोहर लगा दी है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप तो आरोप ही होता, भ्रष्टाचार नहीं हुआ ये कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आरोप तो पुलिस और पॉलिटिक्स में रह के कभी 100% ईमानदार रहने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप से आप बच नहीं सकते। और राजनीतिक शख्सियत जो बिल्कुल सार्वजनिक आया है तो अच्छा, कभी सुनने भी ना मिले। कई लोग कहते हैं साहब हमने कभी गाड़ी में डीजल नहीं डलवाया। अरे भाई डलवा कौन रहा है और तुम्हारी सुन कौन रहा है? लाभ के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, रिश्वत के हजारों अवसर मिलने वाला व्यक्ति, मंत्री के रूप में सिग्नेचर करके तमाम चीजें प्रदत्त करने वाला व्यक्ति यदि नहीं ले रहा है तब आप उसको ईमानदार करिए। आप उन चंद भाग्यशाली लोगों में हैं जो सत्ता के गलियारों में लगातार बने रहे। आपने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह देखा, आप बड़े नजदीक से देखा, आपने मायावती को बड़े नजदीक से देखा, राजनाथ सिंह को भी आपने नजदीक से देखा, उस समय भी आप एक्टिव थे, कल्याण सिंह को देखा, अखिलेश यादव को देखा, योगी जी को देखा। तो इन सब में आपको सबसे ज्यादा अगर हम आपके दिल से सुने तो वरीयता क्रम में आप कैसे रखेंगे? वरीयता माने सबसे अच्छे को ऊपर रखना है। जी 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 जी। कल्याण सिंह जी के पहले कार्यकाल को मैं नंबर 1 दूंगा। सर्वोत्तम मतलब ये मानते हैं? हाँ जी जी। उसमें मैं पहला कार्यकाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ही शानदार कार्यकाल था। मैं विपक्ष में था, मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन उसको मैं पहला कार्यकाल मानता हूँ। राजनाथ सिंह जी को कम अवसर मिला और पूर्ण बहुमत नहीं था। योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर में मानते हैं आप? यदि हम तब से अच्छा वैसे हम देखे जाएं राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन योगी जी को दोनों कार्यकाल पूर्ण बहुमत के मिले हैं, तो यू कैन टेक डिसीजन। और उनको समय बहुत कम मिला था। यहाँ 5-5 साल की 2 कार्यकाल की गारंटी है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर में योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। आप पुलिस, यूपी पुलिस में रहे, इंस्पेक्टर रहे, आप प्रोफेसर रहे, फिर आप राजनीति में आ गए, सांसद हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए। सबसे ज्यादा संतुष्ट या संतोष जो आपने अनुभव किया हो अपने लाइफ के, कौन सा पार्ट रहा हो? वो छोटा सा कैनवास है पुलिस का। 10-12 पोस्टिंग में आपकी लाइफ समाप्त हो जाएगी और अधिकार काफी सीमित है। और तो वो वहां से सेवा कम हो सकती है। और मैंने भी पुलिस में देखा कि आप वादी की ही मदद कर सकते हैं, अभियुक्तों की करनी भी नहीं चाहिए।
और वादी की हो ही जाती है। लेकिन राजनीति एक इतना बड़ा कैनवास है, इतना बड़ा मंच है कि वहां से देश के अलावा विदेश तक आपकी, जैसे विदेश में कोई हमारे जानने वालों की डेथ बड़ी होती है, मर्डर हो जाता है, लाश, तो उसको मंगवाने में भी हम लोग मदद कर सकते हैं। जैसे भी जयशंकर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बघेल लड़का बिल्कुल तो वहां पर रूस में रशिया में डेथ हो गई, तो ने बहुत अच्छा, मेरे को रात में 12:05 पे विदेश मंत्री जी ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत डिटेल में, इस जहाज से मंगवाएंगे, मिस्टर जा चुका है, इस जहाज से, इस नंबर का जहाज इतने बजे यहाँ से चलेगा, यहाँ लैंड करेगा, अगला यहाँ से यहाँ। तो ये संभव नहीं था पुलिस में रह के, तो एक मदद हुई ना, क्योंकि आम आदमी अभी अप्रोच नहीं कर पाता। तो सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है। जनप्रतिनिधि के रूप में ऐसा कौन सा अवसर या मोमेंट रहा है जब आपको बहुत संतुष्टि मिली हो या आपको बड़ी खुशी महसूस हुई? सबसे ज्यादा तो विकास जब कुछ हो जाता है तो बहुत खुशी होती है, या किसी शोषित पीड़ित वंचित का जो हकदार था उसका काम हो जाता है तो रियली खुशी होती है। कभी कोई ऐसा अवसर भी आया जब थोड़ी ठेस महसूस हुई हो, बड़ा कष्ट हुआ हो कि मैं ये वही नहीं कर पाया या ये नहीं हो पाया जो मैं चाहता था? ऐसा तो रोज महसूस होता है, कभी वाली बात ही नहीं। अच्छा। विकास के मामले में भी ऐसा रोज महसूस होता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो होते हैं वो लिखते हैं करने का कष्ट करें, कृपया ये बैराज बनाने का कष्ट करें, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का कष्ट करें, या हाई कोर्ट की बेंच बनवाने का कष्ट करें। तो ये हम लोग कष्ट करते हैं, और जो स्वीकृत करते हैं उस पद पे जब तक आदमी नहीं होता है तब तक विकास के लिए काफी परेशान रहता है। यदि मैं आगरा की बात करूं, चूंकि आगरा के विकास की बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी आप पे है, तो क्या लगा आपको कि आपने जो प्रयास किए वो संतोषजनक रहे कहीं, या विफल हुए, सफल हुए? हाँ, वो जो आपने कहा था कि कई बार ये महसूस होता है, ये भी होता है जिसमें आपका दोस्त नहीं है और वो दोस्त आपके सर पे मढ़ा जाए, तो ऐसा भी दिन में कई बार एक महसूस होता है कि सुई की नोक के बराबर आपकी गलती ना हो। और वो खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो वो थोड़ा दिल को दुखी करते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। मैं वाहिद इस ब्रह्मांड का अकेला आदमी हूँ जो एक पद पर भी हूँ जो 3 शब्द लिखता हूँ, थैंक्स, ओम शांति, कांग्रेचुलेशन। तो मैं अब कोई भी लिख दे आपने आज तक कुछ किया है आगरा के लिए, अब मैं सड़कें टाइप करूं रात भर, तो धन्यवाद, बधाई और मरने पर ओम शांति। कहा जाता है तो हम काफी संतुष्टि है। जैसे ट्रेन के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर, बिल्कुल वाकई आगरा को वंदे भारत जो है, आगरा अकेला वेल कनेक्टेड हो, जिसमें 4 वंदे भारत है, ठीक है ना। जिनको ना पता हो कृपया सफर करें, लोग ट्रेन से बचना चाहते हैं। दिल्ली से भोपाल वाली आगरा रुकती है, दिल्ली से खजुराहो वाली दोनों तरफ से आगरा रुकती है, आगरा से वाराणसी जाती है, और आगरा से उदयपुर जाती है। तो ये है लगभग सभी राजधानियां, गतिमान, दुरंतो। और सुन रहे हैं कि कुछ और भी, हाँ और भी ट्रेनें। तो ये हो गया। दूसरा, यातायात में एक्सप्रेसवे का योगदान हो या ना हो, लेकिन दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ, देन लखनऊ से भारतीय योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, तो ऐसे कनेक्टिविटी सबका योगदान रहा इसमें। तीसरी बात यह है कि हवाई मार्ग में 90 साल पुराना हमारा हवाई अड्डा है, तब तक लोग याचिकाएं नहीं करते थे उन दिनों, हमारे पूर्वज सांसदों के जमाने में। नंबर 2, एनजीटी नहीं होता था। तीसरा, टीटी जेट पैदा नहीं हुआ था। ताजमहल था, विदेशी लोग क्वेंसांग और मैगस्नीर और ये सब लोग, मार्को पोलो बहुत पहले से आ रहे हैं। जहाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के हैं, राइट ब्रदर्स ने काफी पहले बना दिया। आगरा को कोई फ्लाइट नहीं थी। तो क्या आपको आगरा, दिल्ली, खजुराहो, बनारस थी जो बंद हो गई थी, जो हफ्ते में 2 दिन हो गई थी। तो आज आगरा से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा से बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट। मेरे कार्यकाल की है, मुझे पोस्टर लगाने का शौक नहीं है और अपना वो सम्मान कराने का, चिरकुट हरकतें लगती हैं। तो आपने एक भी पोस्टर देखा कि बेंगलुरु अपने लोगों से कि बेंगलुरु फ्लाइट चलने पर सांसद जी का स्वागत, अहमदाबाद डायरेक्ट चल रही है, मुंबई डायरेक्ट चल रही है और हैदराबाद डायरेक्ट चल रही है। ये डायरेक्ट फ्लाइट है हमारी। और ये जो 4 शहर को हमने चलाई हैं, इन चारों से फिर आप दुनिया में कहीं जा सकते हो। मुझे लगता है
पब्लिक जानती सब है। हमें लगता है कि हम मार मार के हैम्बरिंग कर रहे हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। उनको नहीं महसूस होता जो फ्लाइट में गए हैं, उनको नहीं लगता था कि उनके बच्चे जब बेंगलोर 10 साल से हैं तो वो कैसे जाते थे। नंबर 2 बात, हमारा सिविल एयरपोर्ट, मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का, सिविल एविएशन मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी निर्माण जमीन से ऊपर आ चुके हैं। और आपको वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के आचार संहिता लगने से पहले हम जहाज उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया। और कई जगह के लिए, 4 तो ये उड़ ही रहे हैं, अभी एयरफोर्स की बाध्यता है तो हम दिल्ली से कलकत्ता भर के जाएगी, दिल्ली से गुवाहाटी बया कलकत्ता। कामाख्या जी के लिए एक जहाज रोज जा सकता है, इतना रिलीजियस इलाका है। हम बचपन से हम भी सुनते आ रहे थे बैराज, हाई कोर्ट, खंडपीठ, तो क्या ये बने ही रहेंगे सनातन मुद्दे या ये इस पे सब मिला के 15-20 भूमि पूजन हुए? बिल्कुल हुआ। और मुझे थोड़ी विधानसभा की कार्रवाई सुनने का बचपन से शौक था, तो रेडियो लगाता था। तो आगरा में बैराज अप डाउन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, एक एमएलए की जमीन उधर थी, एक एमएलए की जमीन इधर थी, वो यही लड़ते रहते थे। मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, जल विशेषज्ञ तय करेंगे अप में बनना है या डाउन में बनना है, कैलाश पे बनना है या ताजमहल से आगे बनना है। लेकिन तो अब ये हम नहीं तय कर सकते। तो अब तक क्यों नहीं तय हो पा रहा? नहीं, एक बार क्या हुआ, एक नया प्रयोग ये हुआ कि रबर का डैम, रबर चेक डैम की बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी आए थे तब मैं टूंडला से मिनिस्टर था, तो मैं जहाज में बैठा था साथ में, तो एक आध जगह जाके देखा था। फिर रिपोर्ट आई कि शायद वो प्राकृतिक विपदा में सफल ना हो ये हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हुई है, एक डीपीआर बन रही है और एक एनओसी केवल बाकी है। उस एनओसी की लेकर के मैं सीआर पाटिल साहब के पास अभी गया था, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा भी होगा। उसे मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में और जो चल रहा है या एनजीटी में या टीटीजेड में, अब वृक्षारोपण की बात होती है, पेड़, अब आदमी पेड़ लगाने में डरने लगा है, पौधा लगाने में डरने लगा है कि आप इसे काट नहीं पाएंगे, आप इसे छांट नहीं पाएंगे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो ये सब चीजें क्यों, क्या कहीं लगता नहीं है कि हमारी पैरोकारी, आगरा की पैरोकारी थोड़ी कमजोर हो रही है? नहीं, एनजीटी है या टीटीजेड है या माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी बातें तो माननी पड़ेगा, लेकिन वृक्षारोपण तो हमें करना चाहिए। दूसरा, जैसे आगरा जलेसर मार्ग पर पेड़ कटिंग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें वो भी तो सामने आनी चाहिए ना। हम उससे 5 गुना लगा देंगे, 10 गुना लगा देंगे, अगर हमें परमिशन दें और जियो टैगिंग कर लें। जिस दिन जब मैं 8,003 लोगों को बुला के अंगदान करवा सकता हूँ, भारत में माना जाता है आंख दे दी तो अंधे पैदा होंगे, किडनी दे दी तो बिना किडनी के पैदा होंगे। वो इंस्पायर हो गए, हम भी उन 8,000 में हमारी भी गिनती है, आप भी हैं उसमें। तो 8,003 लोग बिना सभा बा, बिना मीटिंग, बिना पार्टी, बिना बहुत प्रचार प्रसार के, क्रेडिबिलिटी थी, लोग आए। और भारत में लोग अभी भी बेईमान लोग से जैसी कहो कि गंगा की तरफ कसम खा, तो वो सौगंध खाना से मना कर देता है। तो ये प्लीज थी, सौगंध थी कि हम कर रहे हैं, लोग डरते हैं इससे। वही आए थे जो मन पक्का करके आए थे। तो हम 8 लाख पेड़ भी लगवा सकते हैं, 100% निसंदेह मानूंगा। ये तो कृतज्ञता कहलाएगी अगर नहीं मानो, और आंकड़े बता रहे हैं कि स्नेह रहा है। दूसरी बात है, जब मैं 3 बार बीजेपी को जलेसर हराया, तो क्या बीजेपी ने उस जमाने में नहीं चाहा होगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं? बिल्कुल चाहा होगा भाई। एक बार कैंडिडेट धोखे मार गया होगा, उन्होंने सोचा होगा तो क्या प्रयास पहले दोबारा हार गया तो धोखा नहीं होगा। तीसरी बार में तो हैट्रिक बनाना बड़ा कठिन है, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अप्रोच किया होगा, तब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब 2 लोगों का राष्ट्रीय राजनीति में आगमन हुआ, मोदी जी का और अमित शाह जी का, और अमित शाह यूपी के प्रभारी बने, फिर कुछ उनके किस्से सुने कि साथ भी देते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। तो तब तक मैं राज्यसभा में 6 साल के लिए आया था, 3 साल बाकी थे। बिल्कुल। तो 3 साल की छोड़ के आया, तो 10 साल, पूरा 10 साल हुआ है। 10 साल में लोकसभा की टिकट फिरोजाबाद, इसके बाद क्या हुआ, हार गया मैं। वो तो 5 लोग जो सेफई वालों के सामने हारे थे, आई वाज वन ऑफ देम। तो जो 73 जीते थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत काबिल थे, हमारी कुश्ती बहुत तगड़ी थी। या हमें इस लायक समझा गया था कि हम ही सेफी परिवार से लड़ सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि तो वो जब आगे आएगा। तो अभी 14 लोकसभा, देन भारतीय जनता पार्टी का जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य,
नंबर 3 ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल। नंबर 4 टुंडला की टिकट। अब टुंडला की टिकट वैसे 16 बार पार्टी हार गई थी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा टिकट दी, कठिन दी, जो 91 में भी हारे। आई एम द सेकेंड एमएलए ऑफ बीजेपी। बताइए। हाँ, फर्स्ट सिंह चक, मैं सेकेंड हूँ, तो सीट अच्छी नहीं है, लेकिन दी, और 56,000 से जीते भी। फिर 5-10 दिन बाद मिनिस्टर, फिर 19 का टिकट, 21 में मिनिस्टर, फिर 22 का टिकट अखिलेश यादव के सामने करहल, फिर 24 का टिकट, और उसमें भी मिनिस्टर। तो ये 9 चीजें, हाँ 9 चीजें ये हुई, बिल्कुल होगी। 9 चीजें हुई 10 साल में, 9 चीजें हुई, इसमें छोटी चीज कोई नहीं है। और वो भी ऐसी पार्टी में जहां ये माना जाता है कि जब तक संघ की पृष्ठभूमि ना हो, हाँ, तब तक आपको लगातार अवसर नहीं मिलते हैं, तो इतने अवसर मिलना ये हाँ, वाकई। ये 9 अवसर, ये मेरे को अब बीच में कहीं का प्रभारी हो गया, इसको मैं नहीं गिनता। ये 9 चीजें, जिसमें 5 टिकट हैं, 3 लोकसभा, 2 विधानसभा, और 2 जगह मिनिस्ट्री है, और 2 संगठन के पद है। तो क्या वजह रही मुलायम परिवार के व्यक्तियों के खिलाफ भाजपा ने आपको ही लड़ने का अवसर बार बार क्यों दिया? क्या वजह मानते हैं? ये तो उन्हीं से पूछो कि क्यों दिया। और खाली भाजपा से क्यों कह रहे हो आप? बीएसपी ने भी 2009 में अखिलेश यादव से लड़ाया, और बड़ा आसान चुनाव था वो, लेकिन कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी का गठबंधन नहीं होता तो 64 शहर से मैं हारा हूँ। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की उस लोकसभा में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता 1.5 लाख है। हमें अपने स्वर्गीय नेताओं की भी तारीफ करनी चाहिए, ये वो काबिल हैं। तो 1.5 लाख उन्होंने ट्रांसफर किए, और 64,000 से मैं हारा, वरना इतने से ही अखिलेश यादव हारते। एसपी सिंह बघेल बनने के 2 तरीके हैं। एमपी एमएलए बनना आसान है, जाति नेता बनना बहुत कठिन है। उसमें भैंस के मरने पे भी अपेक्षा की जाती है कि आना चाहिए। और अहिल्याबाई होलकर जयंती 2 जून की, 1 जून की भव्य और दिव्य होना एक मोहर लग चुकी है। और दूसरी बात है, ये पहली सम्मेलन है या जयंती है जिसमें सरकार की कोई सहायता नहीं ली गई, जिसमें आंगनबाड़ी और आशा बहनों को नहीं बुलाया गया, जिसमें लाभार्थियों को नहीं बुलाया गया, जिसमें कलेक्टर से बात ही नहीं की गई, कमिश्नर से बात ही नहीं हुई, बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के साथ कोई बैठक नहीं हुई, पार्षदों के साथ कुछ नहीं हुई, माननीय विधायकों के साथ नहीं हुई। वो सम्मान सबको दिया। आप अपने जीवन में लगभग 12 से अधिक चुनाव लड़े हैं, 11। तो सबसे टफ चुनाव आपको कौन सा लगा? हाँ, आप अगर टफ कहेंगे या मेहनत जिसमें ज्यादा? हाँ, जिसमें ज्यादा मेहनत हुई। अच्छा, मेहनत इलेक्शन हो या इलेक्शन का अगला दिन हो, जीतने वाला अगला दिन हो या हारने वाला अगला दिन हो, मेहनत तो 16, 17, 18 घंटे के बीच में ही करनी है। 19 भी करते हैं, 20 भी करते हैं, 21 भी करते हैं, मैं 24 को भी क्रॉस कर देता हूँ। जैसे सुबह 8 बजे निकला तो पूरे दिन मैंने निमंत्रण किए, पूरी रात किए, और अगले दिन 9 बजे आया। तो ऐसे मेरा 25 घंटे का भी है, और इस दौरान मैंने गाड़ी बदल दी, ड्राइवर बदल दिया। लेकिन अब एसपी सिंह बघेल तो नहीं बदला जा सकता। मेहनत तो समान रूप से करनी है, लेकिन इलेक्शन जो टफ था, 1998 में पहला लोकसभा जीता हूँ। वो पहला चुनाव? हाँ, 27,000 वोटों से जीता हूँ, सॉरी 2700 से। अच्छा। हाँ, दूसरा 8,000 से। ये दोनों इलेक्शन बहुत टफ थे। लेकिन जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं वो नालियों में लगते हैं, और जो खा लेते हैं फिर वो लोकसभा पहुंचते हैं। लॉ एंड जस्टिस ऐसा है जो पर्दे के पीछे बहुत सा काम कर रहा है, लीगल एडवाइस कर रहा है। मान लो ये भारत के कानून बदले, 1000 से ऊपर कानून नल एंड वाइट किए गए जो अंग्रेजों के थे, धारा 370, 35 से 3 तलाक वगैरह हुए, तो वो पर्दे के पीछे बहुत ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें काफी दिमाग और एक एक कॉमा फुल स्टॉप जिसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको भी एंजॉय किया। इसके बाद जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आया तो मानव सेवा दुनिया में सबसे बड़ी सेवा, और रुग्ण बीमार मानव की सेवा और गरीब मानव की सेवा थोड़ी और भी बड़ी हो जाती है। तो उसमें प्रतिदिन 22 एम्स में, मेरा टेरिटोरियल इलाका दिल्ली एम्स है, लेकिन 22 के 22 एम्स में कोई ना कोई, क्योंकि हमारे हर जगह एमपी है, हर जगह पार्टी है, हर जगह बूथ अध्यक्ष है, तो वो सीधे स्वास्थ्य राज्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को अप्रोच करता था। तो वहाँ जान तो वैसे भगवान बचाता है और डॉक्टर बचाता है, लेकिन एक माध्यम बनाया, वो मैं माध्यम रहा। मुझे बहुत खुशी होती थी कि हम जो है लोगों को एडमिट करा पाए, ऑपरेशन करा पाए, कुछ मदद की, कुछ लोग बच पाए, कुछ नहीं बच पाए, लेकिन जिसने अप्रोच किया उसको सहायता जरूर मिली है। तो ये क्या, अब ये तीसरा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पंचायती राज, फिशरीज, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय को दुगना करना।
अब इसमें भी आप अंदाजा लगा लो कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरी डिपार्टमेंट ही नहीं था, और किसान की पैरेलल इकोनॉमी यही है। बिल्कुल है। और डेयरी का हमारा जो फिशरी का एक्सपोर्ट है वो गेहूं और चावल से ज्यादा है कृषि के। नंबर 1 पर हम दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में हैं, हम फिशरी में नंबर 2 पर हैं, हम एग्स पे नंबर 3 पे हैं। तो 471 प्रति ग्राम हमारे हिस्से में दूध आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका महत्व जानते हुए, एग्रीकल्चर में था ये, तो कृषि विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। जब समय मिलता हुआ तो लास्ट में ये भी फाइल कर देते होंगे। आज हमारे फुल कैबिनेट मंत्री है, मैं राज्य मंत्री हूँ, 2 राज्य मंत्री हैं, हमारा सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो प्रधानमंत्री का जो सपना आय दोगुना करना का है, वो उन्नत किस्म के पशुपालन, किसका विभाग है, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये तो सब हमारा है के द्वारा। साथ में ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो स्प्रिंकलर का करना चाहिए। स्प्रिंकलर इस माध्यम से थोड़ा प्रचार भी कर लूं, स्प्रिंकलर से पानी बचाओ, ईल्ड ज्यादा लो, ड्रिप से पानी बचाओ, ईल्ड ज्यादा लो। 80% सब्सिडी है। फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, डीएपी, नैनो डीएपी इस्तेमाल करो, 40 रुपए बोरी बचाओ, नैनो यूरिया इस्तेमाल करो और उसको स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करो। तो किसान की आय दुगनी नहीं 3 गुनी हो सकती है, जिसमें मेरे विभाग की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मोदी जी के कार्यकाल में ऊपर आए हैं, इसमें हर विभाग का योगदान है, तो हमारा भी योगदान। अच्छा, अब बात करें अच्छा कप्तान, बीजेपी का अच्छा कप्तान, मोदी जी या योगी जी? क्षेत्रीय स्तर पर योगी जी का ठीक ही चल रहा है, लेकिन बड़े कैनवास पर इतने बहुभाषी, लोक भाषा अलग है, लोक भोजन अलग है, लोक भूषा अलग है, कल्चर अलग है, बोली अलग है, डीएनए अलग है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर संभालना, तो बिग कप्तान नरेंद्र मोदी। अब तो वो भारत के कप्तान से ऊपर उठ गए हैं, अब वो वैश्विक कप्तान है। आपको लगता है योगी जी भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं मोदी जी वाले में? भाई मोदी जी का जब कहीं ना कहीं मोदी के बाद कौन प्रश्न आएगा? मोदी जी का स्वास्थ्य जब तक है और निर्णय लेने की क्षमता, स्वास्थ्य और सब कुछ अच्छा है, तो दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है ना। नहीं, जैसे बीजेपी में ही जब, बल्कि मोदी जी ने ही 75 वर्ष आयु एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि भाई उसके बाद संरक्षक मंडल या संन्यास ले लेना चाहिए। ना तो वो संवैधानिक बाध्यता है, ना पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब तक स्वस्थ रहें, आप उस पक्ष में हैं या नहीं कि 75 वर्ष बाद राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए किसी भी राजनेता को? अगर स्वस्थ हैं, विवेक काम कर रहा है, शरीर साथ दे रहा है और जनमत साथ में, तो करना चाहिए। तो ये माना जाए अभी मोदी के बाद कौन का प्रश्न का कोई मायने नहीं? कहाँ पे कोई बात ही नहीं। नहीं, उस हिसाब से तो 1-1.5 साल बाद आ जाना चाहिए। और दूसरा ये जो व्यक्तिगत आता है प्रश्न, आप दरोगा थे और ये सुना जाता है, माना जाता है आपकी लव मैरिज हुई, तो मधु जी कैसे इम्प्रेस हुई आपसे? अच्छी दरोगाई से। अच्छा, आपके अच्छी पुलिस, गुड पुलिसिंग, गुड पुलिसिंग। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि गुड लुकिंग। तो मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई? छोटा सा कस्बा है सरदना। अच्छा। मेरी वहाँ पोस्टिंग थी और वो वहाँ की रह रही है, तो छोटा सा कस्बा है, मिलना ही था। तो ये किससे बहुत थे मेरे, किससे बहुत थे। और जब कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, बदमाश लोकल भय खाते हो, अच्छी अरेस्टिंग हो, इनकाउंटर्स हो जाए, तो आम जनता, ऐसा आदमी तो उस इलाके से चुनाव भी लड़ ले तो जीत जाता है, चर्चित जल्दी हो जाता है। अरे यदि हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष में जो नेता हैं, उनमें तो आप किसको मानेंगे? आप राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को या अरविंद केजरीवाल को? नहीं, कोई दूर तक नहीं है, कोई दूर तक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं ये लोग। लेकिन जब आम जनता के हाथ में वोट बटन दबाने जाता है, तो फिर उनके पिताजी भी सामने लड़ जाएं, तो फिर मोदी जी को ही वोट करता है। और ये 14, 19 और 24 मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री से ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे जब जमीनों पे कब्जा हो रहे हो, या नौकरियों में सूची दी जा रही हो, या व्यापारियों की हत्या हो रही हो, या चैन छीनी जा रही हो, ये ऐसे नहीं थे। तो कुछ मुख्यमंत्री जो अच्छा
करते हैं तो उनकी भविष्य की संभावनाएं देखी जाती हैं। तो इनको तो रिपीट नहीं हुए ना। आप देखो मजेदार बात कि केजरीवाल छोटा राज्य था, झूठ बोल के रिपीट हो गए, लेकिन मायावती जी की सरकार से सरकार नहीं बनी। वैसे वो 4 बार आई, कभी गठबंधन से, एक बार पूर्ण बहुमत अपनी दम पे, लेकिन सरकार ने सरकार नहीं बनाई। इसका मतलब बैड गवर्नेंस थी। मुलायम सिंह जी को 4 अवसर मिले अखिलेश लगा के, लेकिन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट नहीं बनाई। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। केवल योगी आदित्यनाथ हैं जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बनी, ना लगातार दूसरा मौका जो मिला। और हरियाणा में गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बनी। तो अब 2027 के लिए हम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो बात करें तो अखिलेश यादव ने पीडीए अपना फार्मूला और उसी पे लगभग वो महत्व दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश की पीडीए का मुकाबला ठाकुर आदित्यनाथ कर पाएंगे, यदि वास्तव में वो पीडीए को? अब वो ठाकुर आदित्यनाथ कहाँ है? वो तो योगी आदित्यनाथ हैं और योगी तो सबको एक साथ देखते हैं। लेकिन उन्हें ठाकुर तो अपना सर्वे भवन्तु सुखना वाले लोग हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है टी फैक्टर, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने जाति शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पीडीए अखिलेश यादव का विरोधी वो खुद है। पहली बात तो वो कुर्सी से उतरे ही नहीं, अभी को अपने को मुख्यमंत्री मानते हैं। नंबर 2 बात, लोहिया के चेले हैं, लेकिन लोहिया का जो मूल सिद्धांत था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, यानी बीच में ही तो धरना रैली प्रदर्शन नहीं करते वो। नंबर 2 बात, चर्चा पर्चा खर्चा, लोहिया ने कहा था रहना चाहिए, तो वो चर्चा पर्चा खर्चा नहीं करते हैं, केवल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं। फिर आप मेरी तरफ भागते हो, मैं उनसे क्या चुनाव लड़ लिया 4, फिर उनकी बातों का काउंटर मेरे से पूछते हैं। तो मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे और अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र। ऐसा कोई झगड़ा है ही नहीं, ये सब बनाया हुआ है, क्योंकि झगड़ा कराने के लिए ऐसी बातें करी जाती है ही नहीं। तो बीजेपी तो एक फैमिली। चर्चा ही जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए तब से ये लगातार ये मिथ बना हुआ है, पॉलिटिकल मिथ बना हुआ है कि कहीं ना कहीं शाह जी डिस्टर्ब करना चाहते हैं योगी जी को, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, बिल्कुल जाता है, तो यूपी को क्यों डिस्टर्ब कोई करेगा? क्योंकि उनका रास्ता रुक रहा है। नहीं, कोई किसी का रास्ता नहीं रुकता। और एक बात बता दूं, कोई किसी का विकल्प नहीं होता है। हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है और इंडिविजुअल उसकी अपनी तौर तरीका राजनीति होता है। कोई किसी का विकल्प नहीं होता। कमजोर हुआ नहीं, कमजोर नहीं हुआ। दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त पे गठबंधन हुआ, अफवाहें उड़ाई गई, संविधान को कहा गया कि बदल देंगे, एक एमपी का बयान आ गया, उसने आग में घी का काम कर दिया। और अब उन्हीं से पूछो कि जिस पार्टी ने संविधान के भूमिका प्रस्तावना में ही बदल दिया, जिसने आपातकाल लगा दिया, जिसने 1,05,000 लोगों को जेल भेज दिया, जिसने DIR में जेल भेजा, जिसने आपातकाल लगाया, जिसने मीसा लगाई, जिसने प्रेस, ये हम लोग इमरजेंसी में इंटरव्यू करते तो आप भी जेल जाते और मैं भी जाता, आप कर ही नहीं पाते। तो जिसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई है, जिसने संविधान में इतने संशोधन किए कि संविधान 2nd एडिशन माना गया, उनके मुंह से ये लगता है, लेकिन पब्लिक ने उनको माना, तो वो नैरेटिव बनाने में सफल हो गए, हम उसका काउंटर नहीं कर पाए। अब बताइए, अच्छा कांग्रेस का क्या भविष्य है? प्रियंका गांधी जब राजनीति में आएंगी तो शायद इंदिरा गांधी का दौर ना आ जाए, लोग उन्हें छवि ना देखें, और संजय गांधी की तरह यूथ हो कांग्रेस की कहीं अध्यक्ष बन जाए, यूथ ना हो जाए, वो अपने भाई की, और वो उनका जहाज उड़ता है तो रायबरेली अमेठी उतरता है। इसके बावजूद भी 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, जिसकी पूरा इलेक्शन प्रियंका ने तो नहीं चली वो, और राहुल भी नहीं चल रहे हैं, वो वहां से हारे। अब जाकर के सांस ले रहे हैं वहां जाकर के केरल में। तो जो व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित सीट छांट रहा होना चाहिए कि उस नेता के हेलीकॉप्टर उतरते ही 1 लाख वोट बढ़ना चाहिए, जो नहीं बढ़ रहा है। मोदी जान जाते हैं, सभाएं होती हैं, कैंडिडेट उस तारीख तक हार रहा होता है, उसके बाद जीत जाता है। तो MP जिताए, पहले MP प्राइम मिनिस्टर को चुनता था, मोदी जी ने MPओं को जिताने का काम किया है। मतलब आपका ये मानना है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में? कुछ राज्यों में हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे नहीं है। बीजेपी में संगठन चुनाव जो हो जाना चाहिए था पूर्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें तो 4 नाम जो चर्चा में हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर। तो आपका क्या मानना है कि कौन सा उपयुक्त इनमें उपयुक्त है, या कोई और भी
चारों उपयुक्त हैं, कोई भी बन सकता है, पांचवा भी आ सकता है। और ऐसे ऐसे 25 लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो बढ़िया पार्टी चलाएंगे। देरी अभी तक की यात्रा पे कौन सा शेर आप मुफीद मानते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठता हो? एक तो आप ही सुनाते थे मून में, वहां से मैंने लिया है जी जी जी। कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और दूसरा, मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे जो पहुंचा तो मंजिल पे मंजिल पहुंचा बढ़ा तो दी। मंजिल बढ़ा दी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की विरासत उनका बेटा अथवा बेटी में कोई संभालने जा रहा है, ये जनता कोई ने शिष्य आपने नहीं चुना है। ये जनता ने स्वीकार किया तो, और ये समाप्त भी हो सकता है यहीं पर कि अगर उनकी राजनीति में रुचि नहीं है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप- मार मार मेरे पे बैठाओगे तो तोते नहीं उड़ाएगा। नहीं तो एक बाप को दिखाई दे जाता है कि कौन सी संतान है। लीडरशिप क्वालिटी तो इसलिए समझ में आती है कि सेंट पीटर्स जैसे कॉलेज में वो लीडर अपोजिशन है, उसके ऊपर केवल प्रधानमंत्री का पद होता है। आपके बच्चे वहां पढ़े और जी, आप जी, जी। रेगुलर वहां के टच में है, तो वहां मेरी, और आज तक के इतिहास में मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 5 साल करते हुए नहीं गया, वो सामान्य जीवन जिए। और आज मुझे खाना देने जाना था, तो कोई ले जा रहा था, मैंने कहा मेरे रास्ते में खंदौली जा रहा था, मैं दे दूंगा, तो उसने मना किया कि आप कॉलेज ना आइएगा, हॉस्पिटल ना आइएगा। तो क्या है, वो नहीं स्पेशल चाइल्ड बनना चाहता वहां पर। तो वो डॉक्टर पार्थ बघेल भी मतलब खुद अपने पिता की तरह अपनी जमीन खुद तैयार करना चाहते हैं, यही माना जाए। अभी क्या कहा था, जैसे अहिल्याबाई होलकर जयंती में उसका एक भाषण हुआ, तो किसी अखबार ने लिखा कि उसकी लॉन्चिंग के लिए हुआ, उसकी लॉन्चिंग के लिए नहीं हुआ। अगर 300 साल होने पर एसपी सिंह बघेल अपनी माँ की जयंती नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? तो अगर मैं निसंतान होता तो भी मनाता, तब किसको लॉन्च करता? शादी नहीं हुई होती तो भी करता, तो लॉन्च किसको कर रहा? दूसरी बात, वो उसी दिन लॉन्च हो गए थे जिस दिन वो मधु बघेल के गर्भ में आए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहरहाल हमने जानने का प्रयास किया दिल से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की रीति नीति, जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और दिल से हम आभार करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री का कि उन्होंने हमें समय दिया, हम दिल से उनके साथ बात की जाए। आप हमारे स्टूडियो